अध्याय 6। पहले प्रहर का 5वां घंटा। गुरुकुल में सुबह हो चुकी थी। पंछी चहचहा रहे थे। जंगल के निशाचर अपने निवास स्थानों को लौट चुके थे और दूसरे प्राणी नए दिन की शुरुआत के लिए बाहर आ गए थे। अयोध्या के चारों राजकुमारों को भी जागे हुए कुछ देर हो गई थी। गुरुकुल की साफ सफाई करने के बाद वे नहाने, खाना पकाने और सुबह की प्रार्थनाएं भी कर चुके थे। सम्मान में हाथ जोड़कर वे शांत अवस्था में पालती मारकर गुरु वशिष्ठ के सामने बैठे थे। गुरु बरगद के विशाल वृक्ष के नीचे एक चबूतरे पर पद्मासन में बैठे थे। परंपरानुसार वे कक्षा शुरू करने से पूर्व गुरु स्तोत्रम के माध्यम से गुरु की प्रशंसा कर रहे थे। जैसे स्तोत्र खत्म हुआ तो छात्रों ने उठकर विधिवत अपने गुरु वशिष्ठ के पैर छुए। उन्होंने सबको समान आशीर्वाद दिया। मेरा ज्ञान तुम सब में फूले फले और प्रभु करें एक दिन तुम मेरे शिक्षक बनो। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपने नियत स्थानों पर बैठ गए। रावण से हुए उस भीषण युद्ध को 13 साल बीत चुके थे। राम 13 साल के थे और भरत और उनमें किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनकी आवाजें भारी होकर बदलने लगी थी। होठों के ऊपर मूंछों की हल्की रेखाएं दिखने लगी थी। उनका कद अचानक ही बढ़ गया था और लड़कपन के निशान शरीर से गायब होकर हल्की मांसपेशियां विकसित होने लगी थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने अब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था। यद्यपि उनका बाल सुलभ शरीर अभी उसमें मुश्किल पेश करता था। वे सभी दर्शन, विज्ञान और गणित के आधारभूत बातें सीख चुके थे। वे देव भाषा संस्कृत में पारंगत हो चुके थे। जमीनी काम किया जा चुका था। गुरु जानते थे कि बीज रोपने का समय आ गया था। क्या तुम हमारे सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में जानते हो? वशिष्ठ ने पूछा। लक्ष्मण हमेशा जवाब बताने को उत्सुक रहा करते, लेकिन पढ़ने में नहीं। अपने अधपके ज्ञान के साथ उन्होंने फौरन हाथ उठा दिया। ब्रह्मांड की शुरुआत। नहीं पारो, वशिष्ठ ने लक्ष्मण के गुरुकुल नाम को लेते हुए कहा। मेरा सवाल ब्रह्मांड के नहीं बल्कि हमारे बारे में है, इस युग के वैदिक लोगों के बारे में। राम और भरत ने एक साथ शत्रुघ्न को देखा। गुरुजी, शत्रुघ्न ने कहना शुरू किया, इसकी शुरुआत प्रभु मनु से हुई। 10,000 साल पहले पांड्य वंश के राजकुमार। गुरु का चमचा, भरत ने लापरवाही से कहा। यद्यपि किताबी कीड़ा होने के लिए वह शत्रुघ्न को चिढ़ाते थे, लेकिन बुद्धिमता के लिए अपने छोटे भाई की सराहना भी करते थे। वशिष्ठ ने भरत को देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं गुरुदेव, भरत ने तुरंत अनजान बनते हुए कहा। हां, नाल तड़दक। वशिष्ठ शत्रुघ्न को गुरुकुल नाम से संबोधित करते हुए बोले, बताओ हमें। ऐसा माना जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भूमि का अधिकांश भाग बर्फ की मोटी परतों से ढका हुआ था। चूंकि पानी की अधिकांश मात्रा जमी हुई थी, तो समुद्र का स्तर आज के मुकाबले काफी कम था। तुम सही कह रहे हो, वशिष्ठ ने कहा, सिवाय एक बात के कि ऐसा सिर्फ माना ही नहीं जाता। नाल तड़दक, हिमयुग कोई सिद्धांत नहीं है, यह सत्य है। जी गुरुजी, शत्रुघ्न ने कहा। चूंकि समुद्र तल काफी नीचे था, तो भारतीय क्षेत्र समुद्र में काफी आगे तक फैला हुआ था। लंका द्वीप, राक्षस राज रावण का साम्राज्य भी भारतीय भूमि का हिस्सा हुआ करता था। गुजरात और कोंकण की पहुंच भी समुद्र में आगे तक थी। और मैं मानता हूं कि वशिष्ठ की कठोर नजर को देखकर शत्रुघ्न एक पल को रुके। वह मुस्कुराए
और अपने हाथ जोड़कर बोले, क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, माना नहीं बल्कि यह तथ्य है। वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। हिमयुग के दौरान भारत में दो महान सभ्यताओं का अस्तित्व था, एक भारत के दक्षिण में और एक पूर्व में, जिसे संगम तमिल कहा जाता था। इसमें लंका का भी कुछ भूभाग शामिल था, जो अब जलमग्न हो चुका है। कावेरी नदी का मार्ग उस समय काफी लंबा और विस्तृत हुआ करता था। इस संपन्न और शक्तिशाली साम्राज्य पर पांड्य वंश का शासन हुआ करता था। और दूसरी सभ्यता द्वारका का विस्तार गुजरात और कोंकण के समुद्र तट पर था। वर्तमान में यह जलमग्न है। इस पर यादव वंश का शासन था, जिन्हें युद्ध का वंशज माना गया है। बताते रहो। हिमयुग की समाप्ति पर नाटकीय रूप से समुद्र का स्तर बढ़ने लगा। संगम तमिल और द्वारका सभ्यता का विनाश हो गया। उनका भूभाग समुद्र में समा गया। कुछ लोग को प्रभु मनु बचा पाए और उनके साथ उत्तर दिशा में आकर फिर से जीवन की शुरुआत की। उन्होंने खुद को विद्या की संतान माना और वे वैदिक कहलाए। हम उनके गर्वित वंशज हैं। बहुत बढ़िया नाल तर्दक, वशिष्ठ ने कहा। बस एक और बात, धरती मां की स्वाभाविक प्रक्रिया के अनुसार समय मान पर हिमयुग की अप्रत्याशित समाप्ति हुई थी, लेकिन मानवीय स्तर पर बात करें तो यह अप्रत्याशित समाप्ति नहीं थी। हमें दशकों बल्कि शताब्दियों पहले से चेतावनी मिलने लगी थी और फिर भी हमने कुछ नहीं किया। शिष्य पूरे ध्यान से सुन रहे थे। संगम तमिल और द्वारका, जो यकीनन बहुत आधुनिक सभ्यताएं थी, उन्होंने कोई सही कदम क्यों नहीं उठाया? प्रमाण मौजूद हैं कि उन्हें इस आपदा की खबर पहले से ही मिल चुकी थी। धरती मां ने उन्हें कई चेतावनी दी थी। वे इतने बुद्धिमान थे कि खुद को बचाने के लिए किसी तकनीक को विकसित कर सकते थे, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। प्रभु मनु के नेतृत्व में बस कुछ थोड़े से लोग ही बच सके। क्यों? वो सुस्त थे। लक्ष्मण ने तुरंत परिणाम पर छलांग लगाते हुए कहा। वशिष्ठ ने आह भरी। पौरव, तुम बोलने से पहले एक बार सोचते क्यों नहीं हो? झेपते हुए लक्ष्मण चुप हो गए। तुम्हारे पास सोचने की योग्यता है पौरव, वशिष्ठ ने कहा, लेकिन तुम हमेशा जल्दी में रहते हो। प्रथम आने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सही होना। हाँ गुरुजी, लक्ष्मण ने कहा। उनकी नजरें नीचे थीं, लेकिन उन्होंने फिर से अपना हाथ ऊपर उठा दिया। क्या वो लोग पथभ्रष्ट और लापरवाह थे? अब तुम अनुमान लगा रहे हो पौरव। दरवाजे को अपनी उंगली के नाखून से खोलने की कोशिश मत करो, उसके लिए चाबी का इस्तेमाल करो। लक्ष्मण स्तंभित लग रहे थे। सही जवाब की ओर मत भागो, वशिष्ठ ने स्पष्ट किया। सही सवाल पूछना ही कुंजी है। जरूर गुरुजी, राम ने कहा। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? जरूर सुदास, वशिष्ठ ने कहा। आपने पहले बताया था कि उन्हें दशकों सदियों पहले चेतावनी मिल चुकी थी। मुझे लगता है उनके वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया होगा। हां, उन्होंने ऐसा किया था, और उन्होंने इस चेतावनियों के बारे में शाही घराने के साथ दूसरे लोगों को भी बताया था। हां, उस समय प्रभु मनु पांड्य राजा थे या राजकुमार? मैंने इस बारे में दुविधापूर्ण बातें सुनी हैं। वशिष्ठ सहमति से मुस्कुराए। प्रभु मनु छोटे राजकुमार थे, और फिर भी उन्होंने, ना कि राजा ने, कुछ लोगों की जान बचाई थी। हां, अगर राजा के अतिरिक्त किसी अन्य को लोगों की सुरक्षा का भार उठाना पड़े तो जवाब स्पष्ट है, राजा अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा था। खराब नेतृत्व ही संगम तमिल और द्वारका के पतन का कारण बना। क्या तुम्हें लगता है एक बुरा राजा
बुरा इंसान भी होता है? नहीं, भरत ने जवाब दिया। निसंदेह सम्मानीय व्यक्ति भी कभी खराब अधिनायक साबित होते हैं। इसी तरह विवादास्पद चरित्र के व्यक्ति में भी वो गुण देखे जा सकते हैं जिसकी एक राष्ट्र को जरूरत होती है। राजा को सिर्फ प्रजा के लिए किए गए कार्यों के आधार पर ही आंका जा सकता है। इसमें उसके निजी जीवन का कोई सरोकार नहीं होता। हालांकि उसके सामाजिक जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। सत्य है, भरत ने कहा। वशिष्ठ ने गहरी सांस ली। अब रोपने का समय आ गया था। तो क्या रावण अपनी प्रजा के लिए अच्छा राजा है या नहीं? सब खामोश हो गए। राम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह रावण से नफरत करते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने अयोध्या का विनाश किया था, बल्कि उसने राम का भविष्य भी उजाड़ दिया था। उनके जन्म के साथ रावण की जीत का अभिशाप जुड़ गया था। राम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अपने पिता और अयोध्या वासियों के लिए वह हमेशा अशुभ ही रहने वाले थे। जवाब आखिरकार भरत ने ही दिया। हम इसे स्वीकारना तो नहीं चाहते, लेकिन रावण एक अच्छा राजा है जिसे उसकी प्रजा बहुत प्रेम करती है। वह योग्य प्रशासक है जिसने समुद्री व्यापार के माध्यम से अपनी नगरी को संपन्न कर दिया। यहां तक कि बंदरगाहों पर भी उसका एक पूर्ण नियंत्रण है। कहा तो यह भी जाता है कि उसकी राजधानी की सड़कें सोने से बनी हैं, इसलिए उसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। और तुम उस राजा के बारे में क्या कहोगे, जो बहुत अच्छा इंसान है लेकिन वह निराशा में घिर गया है? उसने अपनी निजी हानि को जनता पर उड़ेल दिया। उसकी प्रजा इसलिए प्रताड़ित है क्योंकि राजा संताप में है। क्या फिर भी उसे आदर्श राजा कहा जाएगा? स्पष्ट था कि वशिष्ठ का इशारा किस ओर है। छात्र सन्न थे, वे जवाब देने से डर रहे थे। भरत को ही जवाब देने के लिए हाथ उठाना पड़ा। नहीं, वह आदर्श राजा नहीं है। वशिष्ठ ने सहमति में सिर हिलाया। जन्मजात विद्रोही की निर्भीकता पर भरोसा करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वशिष्ठ ने यह कहकर सहसा कक्षा बीच में ही समाप्त कर दी। काफी कुछ अनकहा रह गया था। हमेशा की तरह आपका गृह कार्य हमारी चर्चा पर विचार करना है। अध्याय 6 भाग 1 समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक्स बाय रवि पाथरिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।